नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8वीं के गणित में प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2। यह है प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2। उसमें से पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए पर्यायी उत्तर दिए गए हैं, उनमें से उचित पर्याय चुनिए। मतलब यहाँ पे प्रश्न दिया गया है और इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से कोई एक सही है, उसको हमको लिखना है। तो पहले प्रश्न में क्या दिया गया, एक वृत्त का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसकी परिधि कितनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे लिखते हैं, हमको क्या दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल हमको दिया गया है, कितना है, 1386 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमको दिया गया है। और हमको क्या पूछा गया है, वृत्त की परिधि पूछी गई है। यहाँ पे लिखते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का पहली बात तो सूत्र क्या होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो क्या होता है, 2πr होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो 2 है हमारे पास, पाई का मान है 22/7। अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो r हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे लिखोगे वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r²। ये वृत्त का क्षेत्रफल हमको दिया गया 1386 बराबर 22/7 गुणे r² हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, देखोगे ये क्या हो रहा है, 7 से भाग हो रहा है, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 से गुणा हो जाएगा, 1386 गुणे 7 बराबर ये हो जाएगा 22 गुणे r²। अब यहाँ पे देखोगे 22 से गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग होगा। तो 1386 गुणे 7 में ये 22 से भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा r²। अब यहाँ पे भाग देते हैं, तो यहाँ पे भाग दे दो, 1386 में 22 का भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 22 छक 132 और यहाँ पे आ गया 6, ये आ गया 6, तो ये हो जाएगा 22 तिहाई 66, ये आ गया 66। तो ये कट गया, तो ये कट गया, यहाँ पे ये आया 63। यहाँ पे लिखेंगे 63 गुणे 7 बराबर r²। तो ये हो जाएगा r बराबर, यहाँ पे देखोगे जब हम इसको इस तरीके से करेंगे ना, तो ये 63 है ना, तो 63 का गुणनखंड निकाल दो, क्योंकि हमको वर्गमूल निकालना है। तो 63 का गुणनखंड करोगे तो 3 के पाड़े से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, फिर ये 21 आया तो 3 के पाड़े से जाएगा, 3 सत्ते 21, फिर ये आ गया 7 के पाड़े से इधर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुणे 7 और ये जो है गुणे 7 ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 की जोड़ी बन गई। तो ये क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 3 गुणे 7 बराबर 21। ये 21 हमारा क्या आया, ये आ गया r। अब इसी r को हमको यहाँ पे रखना है, तो ये 21 को यहाँ पे रख दिया, तो ये हो जाएगा, ये इससे कट गया 3 बार में, ये हो जाएगा 2 गुणे 22 गुणे 3, ये हो जाएगा 22 दूना 44 गुणे 3। अब 44 में 3 का गुणा करते हैं, 4 3 12, हासिल 1 चाहते हैं, 12 1 13, ये हो जाएगा 132। परिधि दिया गया तो परिधि किस में आता है, सेंटीमीटर में आता है। इसका उत्तर आएगा बी वाला 132 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर कौन सा आएगा, बी वाला आ जाएगा 132 सेंटीमीटर उसकी परिधि आएगी। तो कहने का क्या मतलब है, ये भले ऑप्शन में दिया गया है, आपको पहले इस तरीके से सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करने के बाद में उसको लिखना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, एक घन की भुजा 4 मीटर है, अगर भुजा दुगनी करे तो घनफल कितने गुना बढ़ेगा। तो कहने का क्या मतलब है, अगर एक घन की भुजा जो है 4 है, अगर उसका भुजा दुगना कर दिया गया तो उसका घनफल कितना गुना बढ़ जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे घन की भुजा हमको दिया गया है 4 मीटर, तो पहले इसका घनफल निकाल लो, घन का घनफल। तो घन के घनफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का घन ऐसा होता है, मतलब 3 बार होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 का घन, तो ये कितना हो जाएगा, 4 का घन कितना होता है, 4 चौक 16, 16 चौक 64 घन मीटर। ये क्या आया, ये घन के घनफल आ गया, कितना है, 64 घन मीटर। अब यहाँ पे नई
घन की भुजा। नई घन की भुजा कितना आ जाएगी? देखो, अगर ये 4 मीटर है तो उसका भुजा कितना करना है? दुगना करना है। दुगना करने पे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8 होता है, तो ये आ गया 8 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे नई घन का घनफल बराबर भुजा का घन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 का घन। तो 8 के घन को हम लोग क्या करते हैं? 3 बार लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 8 अठे 64, 64 अठे। अब यहाँ पे 64 में 8 का गुणा कर दो, ये हो जाएगा 8 चौक 32, हासिल 3, 8 चौक 48, 3 51। तो यहाँ पे लिख दिया 512 घन मीटर। अब क्या पूछा गया? कितने गुना बढ़ेगा? तो यहाँ पे इसका अनुपात निकालना पड़ेगा। तो ये लिखते हैं अनुपात बराबर 512 बटे 64। अब यहाँ पे देखो कि 64 के पहाड़े में 512 आएगा क्या? तो यहाँ पे भाग देते हैं 512 में 64 का। 64 अट्ठे 512 होता है, तो ये 8 बार में कट जा रहा है। ये कितने बार में कटा? 8 बार में। तो ये हो जाएगा 8 बटे 1। तो ये कौन सा है? इसका उत्तर आएगा डी वाला आएगा, 8 गुना। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? प्रणाली 100 मीटर दौड़ की शर्त का अभ्यास कर रही थी। उसके लिए वह 100 मीटर दूरी 20 बार दौड़ी। हर बार के लिए लगा समय सेकंड में निम्नानुसार है। देखो 18, 17, 17, 16 ऐसा सेकंड में दिया गया। दौड़ने के लिए लगे समय का माध्य ज्ञात कीजिए। इसका हमको माध्य निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं समय सेकंड में, यहाँ पे गणन चिन्ह, बारंबारता और यहाँ पे यफ आई गुणे यक्स आई, ऐसा टेबल बना लेंगे। सबसे छोटा इसमें क्या है? देखोगे यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 14 लिखेंगे। और सबसे बड़ा क्या दिया गया? 17, 18 दिया गया है। यहाँ पे 14, 15, 16, 17 और ये रहा 18। अब सबका गणन चिन्ह बनाना है। 18, 17, 17, यहाँ पे लिखते हैं 18, 17, 17। फिर क्या है? 16, 15, 16, 16, 15, 16। उसके बाद में 15, 14, 16, यहाँ पे 15, 14, 16। फिर 15, 15, 17, यहाँ पे 15, 15, 17, 15, 16, 15, यहाँ पे 15 को इस तरीके से आ जाएगा 16, 15। फिर 17, 16, 15, 17 इस तरीके से आ जाएगा, 16 इस तरीके से आ जाएगा 15। फिर क्या है? 14, 15, यहाँ पे लिख दिया 14 और ये आ गया 15। अब फ्रीक्वेंसी को इसको बारंबारता में लिखो तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखोगे ये कितना है? 2। फिर ये है 5, 3, 8, ये है 5, ये है 4 और 1 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इसका टोटल करते हैं, n निकलेगा। देखोगे 2, 8, 10, 10, 5, 15, 15, 5, 20। ये 20 आता है क्या? ये देखो ये 20 आ गया। यहाँ पे लिखा है ना ये 20 बार दौड़ी। अब क्या करना है? यफ आई एक्स आई में गुणा करना है। तो ये रहा हमारा एक्स आई। अब इसका गुणा कर दो। 14 दूनी यहाँ पे आ जाएगा 28, 15 अट्ठे 120, 16 पंचे 80, 17 चौक 68 और 18 एक कम 18। यहाँ पे क्या लिखोगे? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, मतलब इसका टोटल करना है। यहाँ पे देखोगे 8, 8, 16, 16, 8, 24, 24 का 4 हासिल 2, 2, 2, 4, 4, 2, 6, 6, 8, 14, 14, 6, 20, 1, 21, 21 का 1 हासिल 2, यहाँ पे आ जाएगा 314। अब हमको क्या बोला गया है? देखो यहाँ पे लिखा है माध्य निकालो। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? माध्य का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटे एन। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आया है? 314 बटे एन कितना है? 20। इसका भाग दे दो। यहाँ पे भाग देते हैं 314 में 20 का पहले भाग दे दो तो 20 एक कम 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 11 और ये आया 4। फिर हो जाएगा 20 पंचे, यहाँ पे आ जाएगा 100, ये आ गया 1, 4 बचा। अब यहाँ पे दशमलव लगा करके 0 उतारा तो 20 सत्ते 140। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 15.7। यहाँ पे ये कट हुआ, ये आ जाएगा 15.7। यहाँ पे आया 15.7। तो इसके उत्तर में लिखोगे समय का
माध्य 15.7 है। कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, त्रिभुज DEF और LMN, ये त्रिभुज EDF एकाकी संगति, LMN एकाकी संगति से सर्वांगसम है। तो इस संगति के अनुसार सर्वांगसम भुजाएं एवं सर्वांगसम कोणों की जोड़ियां लिखिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि दिया क्या गया है। त्रिभुज DEF और त्रिभुज LMN, ये त्रिभुज EDF एकाकी संगति, LMN यहाँ पे लिखोगे एकाकी संगति से सर्वांगसम है, सर्वांगसम है। तो पूछा क्या गया है, सर्वांगसम भुजाएं पूछा है ना पहले, तो सर्वांगसम भुजाएं, तो सर्वांगसम भुजाएं हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, पहले त्रिभुज बनाएंगे। क्या दिया गया, EDF ना, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं EDF, और क्या दिया गया, LMN, LMN। अब यहाँ पे सर्वांगसम भुजाएं लिखना है, तो पहला वाला क्या जाएगा, भुजा। यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया है, ED LM के साइड में है, तो भुजा ED सर्वांगसम का चिन्ह भुजा LM। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, DF MN के सर्वांगसम है, यहाँ पे लिखोगे भुजा DF सर्वांगसम भुजा MN। और तीसरा वाला कौन सा भुजा आएगा, EF LN, यहाँ पे लिखोगे भुजा EF सर्वांगसम भुजा LN। अब क्या निकालना है, सर्वांगसम कोण निकालना है, तो यहाँ पे लिखते हैं सर्वांगसम कोण। अब कौन कौन सा कोण सर्वांगसम है, यहाँ पे देखोगे जो D वाला कोण है वो किसके सर्वांगसम है, M के सर्वांगसम है, तो लिखोगे कोण EDF, यहाँ पे लिखो कोण EDF किसके सर्वांगसम, कोण LMN के। और दूसरा वाला कौन सा कोण होगा, DFE MNL, यहाँ पे लिखोगे कोण DFE सर्वांगसम कोण MNL। और तीसरा वाला कौन सा आएगा, FED, ये वाला कोण FED NLM, यहाँ पे लिखोगे FED सर्वांगसम कोण NLM। तो कहने का क्या मतलब है, ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, और ये वाला कोण इसके बराबर है। तो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, एक यंत्र की कीमत 2,50,000 रुपए है, यह हर साल 4% दर से घटती है, तो यंत्र की खरीद के 3 साल बाद यंत्र की कीमत कितनी होगी। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज वाला लगेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं P बराबर यंत्र की कीमत, यंत्र की कीमत, ये कितना दिया गया है, 2,50,000 रुपया। उसके बाद में देखोगे दर दिया गया है, दर को हम लोग क्या लिखते हैं, R लिखते हैं, यहाँ पे लिखोगे कमी हो रही है ना, तो अवपात की दर आएगा, कमी को क्या लिखते हैं, अवपात की दर 4% प्रति वर्ष। उसके बाद में समय दिया गया है, यहाँ पे समय को हम N लिखते हैं, N ये हो गया समय बराबर 3 वर्ष। और हम क्या निकालेंगे, A निकालेंगे, A क्या होता है, 3 वर्ष बाद यंत्र की कीमत, यंत्र की कीमत ये हमको निकालना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं A का फॉर्मूला क्या होता है, P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 का घाते N। तो यहाँ पे A तो निकालना है, P दिया गया है 2,50,000, और ये हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे देखोगे R में कमी दिया है 4%, ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा,
और यहाँ पे आएगा 100 का ये पावर हो जाएगा 3। अब इसको कैसे कर सकते हैं, ये लिखेंगे 2,50,000 और यहाँ पे हो जाएगा 100 एकम 100, 100 में से 4 गया 96/100 का घाते 3। कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा दो तो ये हो जाएगा 2,50,000 गुणे, इसको 3 बार लिखो, 96/100 गुणे 96/100 गुणे 96/100। अब यहाँ पे देखोगे क्या कट रहा है, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से कट गया, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से कट गया। और कुछ कट रहा है क्या, देखो ये 25 के पहाड़े से ये कट जाएगा, 25 चौक 100। अब यहाँ पे 96 आया ना तो ये 4 के पहाड़े से कटेगा 24 बार में। तो हमारे पास बचा क्या है, 96 गुणे 24। अब इसका गुणा कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग गुणा करते हैं, 96 में 96 का गुणा करो, 6 छक्का 36 हासिल 3, 6 9 54, 54 3 57, फिर 9 का पारा पड़ा 9 छक 54, 54 का 4 हासिल 5, 9 9 81 5 86। ये हो जाएगा 6 7 4 11 हासिल 1, 5 1 6 6 12 हासिल 1, 8 1 9। ये कितना आ गया, 9,216। तो यहाँ पे आ जाएगा 9,216 में अब किसका गुणा करना है, 24 का गुणा करना है। अब यहाँ पे 24 का गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 4 छंग 24 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, 4 दूनी 8, 4 9 36। अब 2 का पारा पढ़ो, 2 छंग 12 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, 2 दूनी 4, 2 9 18। अब इसको जोड़ दो, हो जाएगा 4 6 2 8, 8 3 11 हासिल 1, 6 1 7 4 11 हासिल 1, 8 3 11 1 12 हासिल 1। ये आ गया 2,21,184 रुपया। तो यहाँ पे लिखते हैं ए बराबर कितना आ गया है, 2,21,184 रुपया। तो इसके उत्तर में लिखोगे 3 वर्ष बाद यंत्र की कीमत 2,21,184 रुपया होगी। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 5वें में क्या दिया गया है, चतुर्भुज ABCD में भुजा AB समांतर है भुजा DC के, रेख AE लंब है भुजा DC पर। अगर लेंथ AB 9 सेंटीमीटर, लेंथ AE 10 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD बराबर 115 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो लेंथ ऑफ DC निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक आकृति बनाते हैं। यहाँ पे देखो इस तरीके से हमारी आकृति बनेगी। तो इसको नाम दे देते हैं A B C और ये रहा D। अब क्या बोला गया, AB समांतर है DC के। देखो यहाँ पे AB DC के समांतर आ गया और AE लंब है DC पर। AE ये देखो AE जो है ये लंब हो गया DC पर, मतलब ये हो गया 90 अंश का। AB की लंबाई दी गई है 9, AE की लंबाई दी गई है 10 और इसका पूरा क्षेत्रफल दिया गया और हमको ये निकालना है DC की लंबाई, हमको यहाँ पे निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे जब इसको ध्यान से देखते हैं ये देखो ये हो गई इसकी ऊंचाई और ये क्या हो गए समांतर भुजा। तो ये कौन सा चतुर्भुज हुआ, समलंब चतुर्भुज हुआ। तो सबसे पहले हमको क्या क्या दिया गया है वो लिखते हैं। चतुर्भुज ABCD में भुजा AB समांतर है भुजा DC के और क्या है, रेख AE लंब है भुजा DC पर। उसके बाद में क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ AB दिया गया है 9 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ AE दिया गया है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या दिया गया है, एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD दिया गया है 115 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी हमने देखा कि ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है। यहाँ पे लिखते हैं समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है, आधा गुणे
समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल गुणे ऊंचाई। ये आ गया ऊंचाई। अब यहाँ पे एक एक रखते हैं, आधा गुणे समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। समांतर भुजा क्या क्या है? लेंथ ए बी और लेंथ डी सी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ डी सी, ये आ गया गुणे ऊंचाई क्या आएगा? लेंथ ऑफ ए ई, लेंथ ऑफ ए ई, इस तरीके का आएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्षेत्रफल दिया गया 115। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं। देखो 115 ये आ गया, आधा गुणे ये यहाँ पे हो जाएगा, ए बी यहाँ पे है, ए बी हमको कितना दिया गया? 9 प्लस लेंथ ऑफ डी सी निकालना है, लेंथ ऑफ डी सी हमको निकालना है, गुणे ए ई कितना है? 10 है। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दोगे, देखो ये क्या है? 2 से ये कट जाएगा, ये 5 बार में कटा। अब यहाँ पे हमारे पास आया क्या है? 115 बराबर ये कोष्ठक में है 9 प्लस लेंथ ऑफ डी सी और ये ब्रैकेट बंद गुणे 5। अब ये गुणा 5 हो रहा है तो इस छट जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 115 भागे 5 बराबर 9 प्लस लेंथ डी सी आ जाएगा। तो ये इससे कट कर दो, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 से 15 मतलब कितना आ गया? 23 आ गया। यहाँ पे लिखते हैं इसलिए 23 बराबर 9 प्लस लेंथ ऑफ डी सी। अब ये प्लस हो रहा है 9, इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9 माइनस हो जाएगा। 23 माइनस 9 बराबर लेंथ ऑफ डी सी, ऐसे ही आ जाएगा। तो 23 में से 9 गया तो ये कितना हो जाएगा? 14 बराबर लेंथ ऑफ ये हो जाएगा डी सी। इसलिए लेंथ ऑफ डी सी बराबर 14। यही तो हमको निकालना है, लेंथ ऑफ डी सी तो निकालना है। ये कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर आएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 6वें में क्या दिया गया? लंब वृत्ताकार बेलन के आकार की टंकी के आधार का व्यास 1.75 मीटर और ऊंचाई 3.2 मीटर, तो उस टंकी की क्षमता कितने लीटर है? अब यहाँ पर देखो कि क्षमता पूछा गया है, मतलब इसके अंदर कितना पानी भरा जा सकता है, ऐसा कुछ आएगा। तो कितना पानी भरा जा सकता है तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? घनफल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं टंकी के आधार का हमको व्यास दिया गया है, व्यास को हम लोग क्या लिखते हैं? डी लिखते हैं। तो व्यास हमारे पास है 1.75 मीटर। उसके बाद में हमको त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं त्रिज्या बराबर, त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर डी बटे 2। तो डी कितना है? 1.75 में हम 2 का भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.75 में सबसे पहले 2 का भाग दे दो, तो हो जाएगा 2 0 0, यहाँ पे घटाया ये आ जाएगा 1, दशमलव लगा करके ये 7 उतार लिया, ये कितना हो जाएगा? 2 8, यहाँ पे आ गया 16, यहाँ पे आया 1 और ये आ गया 5। अभी हो जाएगा 2 7, यहाँ पे आ जाएगा 14, यहाँ पे आया 1, फिर से 0 बढ़ा दिया, 2 5 10, ये कितना आ जाएगा? 0.875। तो ये इससे कट गया, कितना आ जाएगा? 0.875। यहाँ पे लिखेंगे 0.875 मीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा त्रिज्या, और उसकी ऊंचाई दी गई है। तो यहाँ पे लिखोगे तथा उसकी ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया गया है? ऊंचाई को हम लोग यहाँ से लिखते हैं, ये दिया गया है 3.2 मीटर। अब क्या करते हैं? टंकी का घनफल निकालते हैं। तो लंब वृत्ताकार बेलन के आकार की टंकी का घनफल, तो क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा, पाई का मान हमको बोला गया 22/7 रखो, गुणे आर कितना है? 0.875 गुणे 0.875 गुणे
ये अच्छा है 3.2। 0.875 जो है 7 के पहाड़े से कट सकता है। यहाँ पे 0.875 पहले 7 के पहाड़े से कट कर दो तो 7 0 0, यहाँ पे दशमलव लगा करके ये 8 उतारा, 7 एक कम, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आया 1 7, 7 दूनी ये हो गया 14, यहाँ पे आया 3 और ये आ गया 5, 7 पछे ये आ गया 35। तो कितना आ गया 0.125, ये इससे कट गया तो ये आ गया 0.125। अब सबका गुणा करना है, 22 गुणे 0.125 गुणे 0.875 गुणे 3.2। अब एक एक का गुणा करते हैं। 22 में 0.125 का गुणा करते हैं पहले, तो जगह 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11, फिर से 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2। अब यहाँ पे 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो यह जगह 0 दूनी 0, 0 दूनी 0, ये हो जाएगा 0, 4 1 5, 4 1 5 2 7, यहाँ पे आया 2। अभी आप देखोगे पीछे से 3 अंक के बाद में दशमलव, तो 1 2 3, पीछे से 3 अंक के बाद में दशमलव आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। 2.75, तो यहाँ पे लिखेंगे 2.75 गुणे 0.875 गुणे 3.2। अब क्या करना है, 2.75 में 0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, गुणे में 0.875 का गुणा करना है, तो जगह 5 25 25 हासिल 2, 5 7 35 2 37 हासिल 3, 5 दूनी 10 10 3 13, गुणा का चिन्ह, 7 25 35 35 का 5 हासिल 3, 7 7 49 49 3 52 52 का 2 हासिल 5, 7 दूनी 14 14 5 19। अब 8 का पहाड़ा पढ़ना है, 8 पंचे 40 हासिल 4, 8 सते 56 4 60 हासिल 6, 8 दूनी 16 6। और यहाँ पे अब 0 का पहाड़ा पढ़ना है, 0 पचे 0, 0 सते 0, 0 दूनी 0। अब इसको जोड़ते हैं, ये जगह 5, यह आ जाएगा 7 5 12 हासिल 1, 3 2 5 1 6, यहाँ पे आ जाएगा 9 1 10 हासिल 1, 2 1 3 1 4 और ये आ गया 2। अब यहाँ पे देखोगे दशमलव के बाद में 2 अंक है, दशमलव के बाद में 3 अंक है, तो पीछे से 5 अंक के बाद में दशमलव लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2.40625। तो ये हो जाएगा 2.40625 गुणे 3.2। अब यहाँ पे गुणा करते हैं, 2.40625 में हम लोग 3.2 का गुणा करते हैं। अब इसका करते हैं, 2 पंचे 10 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 छंग 12 12 का 2 हासिल 1, 2 0 0 और 1 1, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। अब 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 पचे 15 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 छंग 18 हासिल 1, 3 0 0 और 1 1, 3 चौक 12 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। अब इसको जोड़ देते हैं, 0 5 5 10 10 का 0 हासिल 1, 7 2 9 और 1 10 हासिल 1, 8 1 9 9 1 10 हासिल 1, 8 1 9 1 10 हासिल 1, 4 2 6 1 7 और ये हो जाएगा 7। अब यहाँ पे देखोगे 5 अंक ऊपर है, 1 अंक नीचे है, 5 1 6 1 2 3 4 5 6, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 7.7। ये 0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पे लिखते हैं 7.7। ये क्या आया, घन मीटर आया है, घनफल पूछा गया तो ये घन मीटर हो जाएगा। ये क्या आ गया हमारा, ये आया घनफल, टंकी का घनफल इतना है, घन मीटर है। तो यहाँ पे हमको क्या बोला गया, कितने लीटर ना, तो हमको पता है 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है, तो इसलिए 7.7 घन मीटर बराबर, ये क्या हो जाएगा 7.7 में 1000 का गुणा कर दोगे, ये हो जाएगा 7700 लीटर। तो इसके उत्तर में लिखोगे उस टंकी की क्षमता 7700 लीटर है।
कुछ इस तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 7वें प्रश्न में क्या दिया गया है, त्रिज्या 9.1 सेंटीमीटर वाले वृत्त की जीवा की लंबाई 16.8 सेंटीमीटर है, तो वह जीवा केंद्र से कितनी दूरी पर होगी। तो यहाँ पे हम लोग एक आकृति बनाते हैं। ये हो गया O, ये हो गया A, B और M। तो हमको जीवा की लंबाई कितना दिया गया, 16.8 सेंटीमीटर। मतलब ए बी हो गया, जीवा हो गया 16.8 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो दिया गया है 9.1 सेंटीमीटर और हमको ओ एम की लंबाई निकालनी है। तो यहाँ पे लिखते हैं, माना वृत्त का केंद्र O है तथा जीवा ए बी है। और क्या आ सकता है, रेख ओ एम लंब है जीवा ए बी पर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। यहाँ पे देखो हमने लिख लिया, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे देखोगे, जब जीवा को समद्विभाजित करता है तो लेंथ हमारा ए एम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आधा गुणे लेंथ ऑफ ए बी होगा। तो ये हो जाएगा आधा गुणे लेंथ ऑफ ए बी हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया है 16.8। तो हम लोग इसको यहाँ से कट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8.4। तो ए एम आ गया हमारे पास 8.4 सेंटीमीटर। ये क्या आया है, लेंथ ऑफ ए एम आ गया है। और हमको और क्या दिया गया, लेंथ ऑफ ए ओ दिया गया है। लेंथ ऑफ ए ओ हमारे पास है 9.1 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज ओ एम ए में पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से आ जाएगा लेंथ ऑफ ए ओ का स्क्वायर बराबर लेंथ ऑफ ए एम का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ ओ एम का स्क्वायर। इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ ए ओ कितना है, 9.1 का वर्ग हो जाएगा। ए एम कितना है, ए एम अभी हमने निकाला है, ये है 8.4 का वर्ग हो जाएगा प्लस लेंथ ऑफ ओ एम का वर्ग हमको निकालना है। तो 9.1 का वर्ग कितना होता है, यहाँ पे हम लोग गुणा करते हैं 9.1 में 9.1 का गुणा कर दो, 1 एकम 1, 1 नवा 9, फिर हो जाएगा 9 एकम 9, 9 नवा 81, ये आया 1, 9 9 18, हासिल 1, ये हो जाएगा 2, ये हो गया 8। यहाँ पे देखोगे दशमलव के बाद में 1 अंक है, दशमलव के बाद में 1 अंक है, तो पीछे से 2 अंक के बाद में दशमलव, ये कितना हो जाएगा 82.81 बराबर। अब 8.4 का वर्ग निकालना है, 8.4 में 8.4 का गुणा करते हैं, 4 चौक 16, हासिल 1, 4 8 32, 32 से 33 गुणे 8 चौक 32, हासिल 3, 8 8 64, 64 3 67, इसको जोड़ दो, हो जाएगा 6 5 7 3 10, हासिल 1, हो जाएगा 70.56। तो यहाँ पे लिख दिया 70.56 प्लस लेंथ ऑफ ओ एम का वर्ग, इस तरीके का आएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो 70.56 प्लस हो रहा है तो इससे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस होगा। 82.81 में 70.56 बराबर लेंथ ऑफ ओ एम का स्क्वायर, इस तरीके से आएगा। अब इसमें क्या करते हैं 70.56 घटा देते हैं, ये हो जाएगा 11 में से 6 गया 5, यहाँ पे आया 7, 7 में से 5 गया 2, यहाँ पे दशमलव लगेगा, 2 में से 0 गया 2 और ये हो जाएगा 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12.25 बराबर लेंथ ऑफ ओ एम का वर्ग। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो लेंथ ऑफ
ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, ये 12.25 किसका वर्ग है, तो ये हो जाएगा 3.5 का। तो लेंथ ऑफ ओ एम हमारा आ गया 3.5 सेंटीमीटर। तो इसके उत्तर में लिखोगे वह जीवा केंद्र से 3.5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 8वें में क्या दिया गया, रोजगार हमी योजना के अंतर्गत ए बी सी डी इन गांवों में कार्यरत पुरुष व महिला कामगारों की संख्या निम्न सारणी में दी गई है। देखो, ए में स्त्री है 150, पुरुष है 225, बी में स्त्री है 240 और पुरुष है 160, सी में स्त्री है 90 और पुरुष है 210 और डी में है 140, स्त्री है और पुरुष है 110। इसमें दो प्रश्न दिया गया। यह जानकारी विभाजित स्तंभालेख द्वारा दिखाई है। मतलब हमको यहाँ पे पहले विभाजित स्तंभालेख बनाना पड़ेगा, फिर इसी प्रश्न का प्रतिशत स्तंभालेख बनाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग विभाजित स्तंभालेख बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमने आलेख पेपर में सबसे पहले ले लिया पैमाना y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 50 कामगार। अब यहाँ पे लिखते हैं यक्स, ये y और यहाँ पे o। यहाँ पे लिखते हैं कामगारों की संख्या 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 और 500। और यहाँ पे गांव का नाम डाल देते हैं ए बी सी डी। यहाँ पे हमने स्त्री के लिए ब्लू कलर लिया है और पुरुष के लिए येलो कलर लिया है। जो हमारा सवाल है, सवाल को हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि फटाफट यहाँ पे देख करके बना सकें। अब क्या करते हैं, इसका टोटल करते हैं। 150 और 225 कितना होता है, 375, 240 और 160 होगा 400, 90 210 होगा 300 और 140 110 होता है 250। अब यहाँ पे बनाते हैं। देखो, स्त्री कितना दिया है 150, तो हम लोग स्त्री के लिए देखो यहाँ पे 150 लिए हैं और जो पुरुष वाला है ये देखो यहाँ पे, ये पुरुष वाला है 225। हम 375 पे अगर बना लेंगे ना इसको, बाकी का पुरुष बचेगा। अब यहाँ पे बी वाले में देखो 240 स्त्री है और 160 जेंट्स है, तो टोटल कितना हो गया 400। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 240 स्त्री वाला बनाते हैं और टोटल जो बचा हुआ है वो 400 पे बना दिया, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब क्या किया गया है, देखो यहाँ पे सी वाले में 90 स्त्री है और 300 टोटल है, तो 300 टोटल बनाया और स्त्री के लिए यहाँ पे 90 पे देखो कि 100 से थोड़ा सा कम है। और यहाँ पे डी वाले में 140 जो है स्त्री है और टोटल 250 है, तो यहाँ पे हमने 250 पे बना लिया है। कुछ इस तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। उसी प्रश्न का अभी हमको प्रतिशत स्तंभालेख निकालना है, तो प्रतिशत स्तंभालेख निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये इस तरीके से बना लेते हैं कि गांव ए बी सी डी दिया गया है, स्त्री पुरुष ये दिया गया है। तो अब हमको स्त्रियों का प्रतिशत पहले निकालना पड़ेगा। अब सबसे पहले स्त्री का निकालते हैं, तो कितना दिया गया 150 और टोटल कितना दिया गया है 375, गुणे में हमने किया 100। अब इसको हल करते हैं। इसको अभी कैसे हल करोगे, देखोगे यहाँ पे 150 दिया गया, यहाँ पे 375 दिया गया, तो ये 150 के पहाड़े से ये कटता है क्या, तो यहाँ पे देखोगे 375 भागे अगर हम 150 करते हैं तो 150 दूनी ये हो जाएगा 300। अब इसको घटाते हैं, ये आ गया 75, दशमलव लगाया तो ये 0 आ जाएगा। 150 ये हो जाएगा 750। तो कितने बार में आया, 2.5 आया, तो यहाँ पे लिखा 2.5। अब 2.5 से 100 में भाग दोगे तो कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 40 बार में, तो ये आ गया हमारा 40%। जब स्त्रियों का प्रतिशत 40 है तो 100 में से 40 स्त्रियों का निकाल दोगे तो पुरुषों का प्रतिशत अपने आप आ जाएगा 60%। तो स्त्रियों की संख्या कितनी दी गई 240 बटे टोटल है 400 गुणे 100, तो ये 2 जीरो से कट गया, ये हो जाएगा 4 छंग 24 जीरो, ये हो गया 60%। 60% किसका आया है, स्त्रियों का आया है। तो यहाँ पे हमारा बी वाले में क्या आ जाएगा 100 माइनस 60 बराबर 40%। तो पुरुषों की प्रतिशत कितना हो गया 40% हो जाएगी। अब सी गांव का निकालते हैं, तो स्त्री का कितना दिया गया है 90 और टोटल है 300 गुणे में ये आ गया 100, तो ये 2 जीरो से कट जाएगा, ये इससे कटा 30 बार में, तो ये हो जाएगा 30%। 30% स्त्रियां हैं, तो पुरुष कितना हो जाएगा 100 में से 30 को घटा दिया तो ये हो जाएगा 70%। अब डी गांव का निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 140 बटे 250 गुणे में आ जाएगा 100 बराबर
तो यहाँ पे देखोगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, 140 में 25 का पहले भाग दे दो। 25 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 25 25 125। अब इसको घटा दो, ये आ गया 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे आया 3 में से 2 गया 1। अब यहाँ पे 1 में से 1 गया तो कुछ भी नहीं, तो दशमलव लगा करके ये 0 उतारा, तो 25 छक 150। तो इसका उत्तर कितना आता है, 5.6। ये यहाँ से कटा 5.6। अब 5.6 में 10 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ये 56% आ गया। इसको भी घटाते हैं, 100 में से 56 गया तो ये कितना हो जाएगा, 44%। अब इसको ध्यान में रख करके हमको एक एक करना है। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पैमाना लिखते हैं, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10% कामगार। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यक्स ओ और यहाँ पे वाई। यहाँ पे कामगारों की प्रतिशत आ जाएगी 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। और यहाँ पे गांव आ जाएगा ABCD। यहाँ पे वैसे करते हैं, यहाँ पे स्त्री के लिए ब्लू कलर लेते हैं, पुरुष के लिए येलो। अब ये गांव का देखते हैं, स्त्रियों का प्रतिशत 40 और पुरुषों का प्रतिशत 60। ये पूरा का पूरा 100 बना लिया है और यहाँ पे स्त्रियों का 40 कर दिया तो ये अपने आप पुरुषों का 60 आ जाएगा। बी गांव का स्त्रियों की संख्या 60% और यहाँ पे पुरुषों का प्रतिशत 40। यहाँ पे भी हमने पूरा 100 बनाया है, स्त्रियों को 60 कर दिया तो पुरुषों का अपने आप 40 हो जाएगा। सी में है 30 70 और डी में है 56 44। तो यहाँ पे भी हमने 100 का बनाया है और सी पे 30 स्त्रियों का बना दिया तो ये हो गया 70 हो गया पुरुषों का। और यहाँ पे डी का बना दिया, यहाँ पे 100 पे बनाया है, स्त्रियों का 56 हो गया और पुरुषों का जो बचा हुआ है वो 44 हो गया। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। दोस्तों इसके आगे के सवाल हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।